श्याम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। आदरणीय और प्यारे मित्रों, आज का अपना विषय है भारत में जाति व्यवस्था कैसे निर्माण हुई। सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी, पार्ट 12। सारे दुनिया में दास प्रथा फैली, बलवान हुए क्यों? भारत में जाति प्रथा के कारण दास प्रथा की जरूरत ही नहीं पड़ी, ऐसा क्यों? कुंती माई ने 5 अज्ञात पुरुषों के से कुंती माई ने 5 अज्ञात पुरुषों से 5 पांडव पैदा किए, ऐसा सावरकर जी ने कहा। मित्रों, आज ये विषय हम देखने वाले हैं। कल रविवार को 24 नवंबर 2019 यूट्यूब लाइव और फेसबुक लाइव होगा। अध्यात्म और विज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म एंड साइंस, क्या आत्मा होती है? क्या आध्यात्मिक अनुभूतियां भ्रम होती है? क्या छठी इंद्रिया द्वारा विश्व ज्ञान प्राप्त हो सकता है? ये विषय हम कल देखने वाले हैं। आज के विषय की शुरुआत करते। भारत में सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है, या फिर भारत की अलग विशेषता अगर पूरे दुनिया से कोई अलग है, तो वो है यहाँ की जाति व्यवस्था। ये जाति व्यवस्था कैसे निर्माण हुई, इसके बारे में हर एक के मन में सवाल खड़े होते हैं, और इसी का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। भारत में जाति व्यवस्था कैसे निर्माण हुई? सारे दुनिया में दास प्रथा फैली, बलवान हुई क्यों? भारत में जाति प्रथा के कारण दास प्रथा की जरूरत ही नहीं पड़ी। कुंती माई ने 5 अज्ञात पुरुषों से 5 पुत्र पैदा किए। इन सवालों का जवाब आज ढूंढने की हम कोशिश कर रहे हैं सावरकर हिंदुत्ववादी या विज्ञानवादी, पार्ट 12 में। मैंने आपसे कहा कि भारत की सबसे अलग विशेषता है, और यही हमारी सबसे बड़ी खामी भी रही है, कि भारत में एक विचित्र प्रकार की जाति व्यवस्था पनपी है। जाने अनजाने में इस देश में जो शूद्र लोग थे, शूद्रों पर गुलामी ला दी गई। उनकी अवस्था गुलामी जैसी थी, ऐसे कई लोग वर्णन करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेंगे कि सारे दुनिया में गुलामी प्रथा थी, और इसको धर्मों का सपोर्ट भी मिला है। करीबन सभी धर्मों ने इसको सपोर्ट किया है। तो ये गुलामी की प्रथा सारे दुनिया भर में क्यों फैली? करीबन इस गुलामी प्रथा का इतिहास जो है 5000 साल का तो भी रहा होगा, ऐसा माना जाता है। किन लोगों को गुलाम बनाया जाता? युद्ध में जो लोग पराजित होते थे, उन लोगों को मारने के बजाय उनको जिंदा रखा जाता था, और इन पराजित युद्ध कैदी बंदियों को गुलाम बनाया जाता था। एक बार गुलामी की, जिनके पास ज्यादा अच्छे शस्त्र वस्त्र थे, वे लोग दूसरे लोगों का अपहरण कर कर उनको गुलाम बनाया करते। इतना ही नहीं तो कई माँ बाप भी अपने बेटों को बेच देते गुलाम कर कर। जो माँ बाप बहुत गरीब होते थे, काफी बच्चे पैदा होते थे, उनमें से कुछ बच्चों को गुलाम कर कर बेचा जाता था। यानी युद्ध बंदी, अपहरण करना, माँ बाप ने बेटों को बेचना, और चौथा प्रकार भी गुलामी का था। कुछ लोग साहूकारों से कर्जा उठाते थे। ये कर्जा वापस नहीं कर पाते थे,
जो लोग कर्जा वापस नहीं कर पाते थे उनको गुलामी स्वीकारनी होती थी अपने मालिक की, यानी उस साहूकार की। फिर वो साहूकार किसी को उसको बेच सकता था। ये 4 प्रकार से गुलाम बनाए जाते, ये इतिहास में हमें दिखता है। इन गुलामों को जिंदा रखा जाता इसलिए ताकि वो अच्छा काम करे, और उनसे रात दिन काम लिया जाता। इनके अलग अस्तित्व को कोई महत्व नहीं था। इतना ही नहीं तो ये सभी प्रकार के गुलाम, जो मैंने चारों प्रकार के गुलाम बोले हैं, वो चारों प्रकार के गुलाम मार्केट में भेड़ बकरी जैसे बेचे जाते। पूरे एशिया में, यूरोप में, अफ्रीका में, अमेरिका में, इन सारे खंडों में ये गुलामी की प्रथा पाई जाती है। ये दास्ता ने, गुलामी ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था निर्माण करने में और उसका परिचालन करने में योगपूर्ण यानी महत्व का योगदान दिया है, महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जो सभ्यताएं तलवार के बल पर बनी, तलवार के बल पर बढ़ी, टिकी थी, उनमें दास्तां नग्न रूप में पाई जाती है। क्योंकि ये लोग बलवान होते थे, हाथ में शस्त्र होता था, शस्त्र के आधार पर ही इनकी सभी सभ्यता खड़ी थी, तो ये दूसरों को बड़े पैमाने पर गुलाम बनाते थे, उन पर काफी अत्याचार, अन्याय करते थे। पश्चिमी सभ्यता के विकास में दास प्रथा का सबसे बड़ा हाथ रहा है। सबसे बड़ा योगदान दास प्रथा ने पश्चिमी सभ्यता के विकास में दिया है, और मनुष्य का व्यापक शोषण तथा उत्पीड़न भी हुआ है। यानी ये जो गुलाम लोग बनाए जाते थे उनका बहुत बड़े पैमाने पर शोषण भी होता था, उत्पीड़न भी होता था। अब इसमें कुछ नियम हैं। जैसे यूनान में यानी ग्रीस में थोड़ी बेहतर स्थिति थी। मालिक के अधीन गुलाम होते थे, गुलाम पर उनकी मालकियत होती थी, लेकिन वे उनका कत्ल नहीं कर सकते थे, प्राण नहीं ले सकते थे, देहदंड नहीं दे सकते थे। अगर गुलाम ने कोई गुनाह किया है तो उसको कोर्ट के सामने लाया जाता, और कोर्ट और सरकार ही उसे देहदंड दे सकती थी। थोड़ी बेहतर स्थिति यहां पर दिखाई देती है। लेकिन रोमन साम्राज्य में और मध्यकालीन तथा आधुनिक सभ्यता में, खास कर रोमन साम्राज्य में, गुलाम ये मालिक की पूरी तरह से 100% संपत्ति मानी जाती थी। वहां मालिक अपने गुलामों की जान भी ले सकता था, वो उनकी हत्या भी कर सकता था। इन गुलाम यानी यूनानी सभ्यता है, रोमन सभ्यता है, मध्यकालीन सभ्यता है, या फिर आज की आधुनिक सभ्यता 100-150 साल पहले की, इन सभी सभ्यताओं की भव्य इमारत अपने पसीने और रक्त से इन गुलामों ने उठाई है, खड़ी की है। ये आज की दुनिया की वास्तविकता है। दास स्वामी की निजी संपत्ति मानी जाती थी। वे उसको खरीद सकते थे, बेच सकते थे, उनके जो बच्चे पैदा होते उनको भी खरीद सकते थे, बेच सकते थे। गुलामों को शादी करने का अधिकार नहीं था। कोई भी गुलाम अपने मालिक के स्त्री के साथ में संबंध रखना गुनाह माना जाता था। लेकिन जो गुलाम स्त्रियां होती थी उनको मालिक कभी भी उपभोग कर सकता था, बच्चे पैदा कर सकता था। अगर उसका दिल हुआ तो उन बच्चों को वो अच्छी प्रतिष्ठा देगा, नहीं तो गुलाम कर कर उनको बेचा जाएगा, या फिर उनको गुलामी के ही स्तर पर आगे का जीवन जीना होगा। ये हजारों साल तक चलता आया है। कभी कभार एखादा स्वामी खुश होकर एखादे दास को उसने अच्छा काम किया इसलिए मुक्ति दे देता, फिर वो स्वतंत्र नागरिक कर कर जी पाता। या फिर एखादा दास किसी माध्यम के जरिए अगर कोई अच्छे पैसे कमा लेता है तो अपना क्रय कीमत जो है वो चुका सके, और इसलिए वो स्वतंत्र हो पाता था। लेकिन ये बहुत ही निग्लिजिबली पॉसिबल था,
क्योंकि दास के पास संपत्ति कहाँ से आएगी? दास के पास जो भी संपत्ति होती है वो मालिक की संपत्ति होती है, मान्यता थी। इसलिए दास के पास स्वतंत्र संपत्ति होने की कोई गुंजाइश नहीं थी। यूनान में तो इतना बड़ा चलन था, यूनान यानी ग्रीस में इतना बड़ा चलन था दासों का। और आप जानते हो कि यूनान में नागरिक जो होते थे उनको कुछ अधिकार होते थे। तो वहां के जो स्थानिक नागरिक हैं उनसे दासों की संख्या कई गुना अधिक हो गई थी। ये जो दास प्रजाति है वह कोई वर्ण के आधार पर नहीं थी, यानी कोई काला है इसलिए उसको दास बनाया गया, इस ढंग का नहीं था। या फिर कोई प्रजाति है विशिष्ट प्रकार की इसलिए उसको दास नहीं बनाया जाता था। मैंने जैसा कहा उस 4 प्रकार से दास बनाए जाते थे। ये सामाजिक स्थिति थी, कोई प्रजाति या फिर वर्ण नहीं था। अफलातून, प्लेटो को हिंदी में अफलातून कहा जाता है। ये पहला व्यक्ति था कि जिसने ग्रीस में, यूनान में दास प्रथा का विरोध किया था। उसने इसे अनैतिक माना था। लेकिन बाकी सभी के सभी विद्वान लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े तत्वज्ञ, फिलोसोफर, ये खुद दास रखते थे। और दास रखना एक सामान्य परंपरा थी, ये अधिकार माना जाता था। इसीलिए धर्मों में भी दास का उल्लेख है और दास के कुछ कर्तव्य भी कहे गए हैं। रोमन साम्राज्य में दास व्यापार बहुत बड़ा था। एक तो रोमन लोग बड़े पैमाने पर अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, जगह जगह पर युद्ध बंदी बना लेते। ये युद्ध बंदियों को बड़े पैमाने पर दास बनाया जाता। डेलोस द्वीप के एक बाजार में एक दिन में 10,000 गुलाम से ज्यादा गुलाम बेचे जाते थे और ये रोजाना होता था। कल्पना कीजिए, 10,000 एक दिन में एक द्वीप के बाजार में बेचे जाते थे। ये बात है आज से करीबन 2,500 साल पहले, 3,000 साल पहले से लेकर 2,000 साल पहले तक की। उस वक्त जनसंख्या आज से बहुत ही कम थी। पूरे दुनिया की जनसंख्या 70-80 करोड़ के ऊपर नहीं होगी। और उसमें 10,000 लोग रोज गुलाम कर कर बाजार में, मंडी में बेचे जाते थे। रोमन साम्राज्य के पतन में दास प्रथा का प्रमुख अंग रहा है। जैसे विकास में प्रमुख अंग रहा है, वैसे उसके पतन में भी दास प्रथा का प्रमुख अंग रहा है। अधिक संख्या के इस दास को राज्य में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इस व्यवस्था में कोई रुचि नहीं थी। इसलिए जब भी कोई विरोध होता था तो वे झट से अपना पाला बदल लेते थे। व्यवस्था को बनाए रखने में उन्हें रुचि न होने के कारण नई व्यवस्था के साथ में इजीली वो जुड़ जाते थे। यूरोप में 10वीं से 14वीं शताब्दी में दास प्रथा चरम सीमा पर थी। इस जो समय में ह्यूमन राइट्स की, आज के जमाने में जिनको हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, उसका नामो निशान दास प्रथा में दिखाई नहीं देता था। इनकी अवस्था बहुत बुरी थी। जानवरों जैसा इनको रखा जाता था, जानवरों जैसा ही बर्ताव इनके साथ किया जाता था। स्वयं पोप ने गैर ईसाइयों को यीशु के शत्रु घोषित किया और दासों के रूप में उन्हें बेचना, खरीदना चलेगा। इतना ही नहीं तो यह आवश्यक है, ऐसा आदेश भी दिया। अभी जहां स्वयं पोप ने ही इनको यीशु का शत्रु घोषित किया, दासों को खरीदने के लिए, बेचने के लिए जाहिर तरीके से समर्थन दिया, आदेश दिया। और हम मानते हैं कि क्रिश्चियन धर्म बहुत ही मानवतापूर्ण धर्म है, प्रेम करने वाला धर्म है, लेकिन ये खुद पोप का आदेश था। यानी दासों के तरफ कोई भी इंसान कर कर देखने के लिए तैयार नहीं था। पादरियों की सेवा में रखे दासों की अवस्था घर में काम करने वाले दासों से ज्यादा बुरी थी। यानी जिन्होंने, जो भगवान के सही माने में मैसेंजर्स माने जाते हैं,
जो भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं, वे पादरी दासों से ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे, ये दिखाई देता है। पोर्तुगाल में 16वीं शताब्दी में नागरिकों से ज्यादा हबशी दासों की संख्या हो चुकी थी। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में, यानी 1500 समथिंग में, अफ्रीका से हबशी दासों को जहाज भर भर कर लाया गया। पूरा पोर्तुगाल उसके आधार पर खड़ा हुआ, यूरोप में बेचा गया, बाकी जगह जगह उनको पूरे दुनिया भर में बेचा गया। और 16वीं शताब्दी से लेकर तो 19वीं शताब्दी तक पूरे दुनिया में इन हबशी दासों को बड़े पैमाने पर बेचना, खरीदना, इसका व्यवहार चलता रहा। अफ्रीका में जाने का, वहाँ के हबशियों को पकड़ने का, जहाज भरकर लाद लाद कर उनको लाने का, बेचने का, संपत्ति बनाने का, ये व्यवसाय बड़े पैमानों पर चलता रहा। और ये तथाकथित आधुनिक संस्कृतियों में से, आधुनिक सभ्यताओं में से जिनको अच्छा माना था, उन सभ्यताओं ने ये काम किया है। ऑटोमन तुर्की साम्राज्य ने भी दास व्यापार को बहुत बढ़ाया। दासता में रंगभेद प्रबल नहीं था, एवं मुक्त रूप से रक्त सम्मिश्रण होता था। एक तो उनमें विवाह की परंपरा नहीं थी, इंसान है, स्त्री पुरुष साथ में हैं, एक दूसरे के साथ में संबंध आते थे, उसमें काले होते थे, गोरे होते थे, अलग अलग रंग के लोग होते थे, इसलिए रक्त सम्मिश्रण होता था। पुर्तगालियों के धमनियों में आज भी श्वेत और हबशी रक्त साथ साथ बहता है। पुर्तगाल में बड़े पैमाने पर यह मिश्रण दिखाई देता है। स्पेन में भी बड़े पैमाने पर काले दास रखे जाते थे। आधुनिक युग में नए नए देशों के शोध के कारण, यानी नए नए देश ढूंढे गए। देश तो पहले से थे, लेकिन यूरोप को पता नहीं था, तथाकथित सभ्य दुनिया को पता नहीं था। ये नए नए देश मिलते गए, और ये नए नए देश जो मिलते गए, वहाँ के लोगों को पकड़ पकड़ कर बड़े पैमाने पर दास बनाया गया, और ये दासता और बढ़ते गई। दुनिया खोजने का काम जिन्होंने किया, उसमें से कोलंबस, ये स्वयं ही पश्चिमी द्वीप के समूह के मूल निवासी जो लोग हैं, उनको दास बनाते थे, बेचते थे, अपने देश लेकर जाते थे। यानी जिन्होंने दुनिया खोजी, जिनका नाम बहुत आदर से लेते हैं, वे भी दुनिया खोजने के बाद वहाँ के स्थानिक लोगों को दास बनाते रहे, उनको बेचते रहे, उनका व्यापार करते रहे। इसमें कोलंबस का नाम सबसे आगे है। ये अन्याय अत्याचार इतने ज़्यादा हुए कि पश्चिमी द्वीप समूह में जो कैरिबियन लोग हैं, वहाँ के मूल निवासियों का नामो निशान मिट चुका है। यानी कई जातियाँ की जातियाँ, प्रजातियाँ इन्होंने ये दास प्रथा के कारण खत्म कर डाली। दक्षिण अमेरिका, ब्राजील आदि देश के दास बनाना, उनको बेचना, ये काम बड़े पैमाने पर पुर्तगालियों ने किया। पुर्तगालियों ने खास कर दक्षिण अमेरिका से, ब्राजील जैसे देशों से दास उठा उठा कर पूरे दुनिया में बेचे हैं। दास व्यापार को बहुत चलाया, बढ़ाया। ख्रिस्त सभ्य लोग जो है, उनके अनुसार असभ्य मूल के निवासी जो है, उनको सभ्य बनाने का एकमात्र तरीका है उनको दास बनाना और उनसे काम लेना। इस ढंग से उसमें एक थोड़ी धार्मिक मान्यता का भी हिस्सा रहा है, और ये दास प्रथा बड़े पैमाने पर चलते आई है। मैंने पहले ही आपको कहा कि 16वीं शताब्दी के शुरुआत से बड़े पैमाने पर हबशियों को दास बनाकर बेचना शुरू हुआ। इन हबशियों ने अमेरिका के सारे विकास में लाखों हबशी दासों का बड़ा योगदान रहा है। अमेरिका की आज की जो स्थिति है, उसमें इन गुलामों का बड़ा हिस्सा रहा है। इन लोगों को शादी करने का तो अधिकार था नहीं, खास कर जहां पर गोरे और काले दास होते थे,
गोरे मालिक होते थे, वहां क्या हुआ? शादी करने का अधिकार तो दासों को था नहीं। श्वेत मालिकों के साथ में कोई हबशी दास संबंध रखना असंभव सा था। लेकिन श्वेत मालिक बड़े पैमाने पर हबशी स्त्रियों के साथ में संबंध रखते थे, उनसे बच्चे पैदा करते थे, उनका खुलेआम शोषण करते थे। इससे बड़े पैमाने पर रक्त संकर निर्माण हुआ, अलग वर्ण के लोग निर्माण होने शुरू हुए। 19वीं शताब्दी में फ्रेंच राज्य क्रांति के कारण पहली बार बड़े पैमाने पर दास प्रथा का विरोध होना शुरू हुआ। ये फ्रेंच राज्य क्रांति के बाद में इक्वेलिटी यानी समानता, सभी प्रकार की समानता, सामाजिक आर्थिक दोनों प्रकार की समानता, लिबर्टी स्वतंत्रता, फ्रैटर्निटी बंधुता, सब भाई है, ये तीनों मूल्यों को बहुत महत्व प्राप्त हुआ और इन मूल्यों के कारण दास प्रथा का विरोध आरंभ हुआ। इसके पहले दास प्रथा का विरोध केवल प्लेटो ने किया था, जो कम से कम 2200-2400 साल पहले किया था। और फिर भारत की अगर बात हम देखते हैं तो शिवाजी महाराज ने किया था। शिवाजी महाराज को फ्रेंच और पुर्तगालीज लोगों ने बार बार दास का व्यापार करने के लिए, गुलामों का व्यापार करने के लिए परमिशन मांगे, लेकिन शिवाजी ने कभी भी ये परमिशन नहीं दी। बाकी राजाओं ने ये परमिशन दी। ये शिवाजी की विशेषता है, इसलिए शिवाजी को हम रहतेजा राजा कहते हैं। शिवाजी एक अलग प्रकार का राजा है, ऐसा मानते हैं। यानी इसके पहले इतिहास में हमको केवल 2 उदाहरण मिलते हैं, एक प्लेटो का जो तत्वज्ञ था और दूसरा शिवाजी राजा जिसने दास प्रथा का इतने बड़े पैमाने पर विरोध किया। केवल विरोध नहीं किया तो अपने राज्य में अमल में लाया, ताकत से अमल में लाया। ये जो दास प्रथा का विरोध शुरू होने के बाद में सारे दुनिया में धीरे धीरे इसका अंत होना शुरू हुआ। अमेरिका में इसके खिलाफ बड़े आंदोलन हुए। अब्राहम लिंकन ने इन आंदोलनों की अगुवाई की थी, हम सभी जानते हैं। कुछ देशों में 19वीं शताब्दी खत्म होते होते दास प्रथा खत्म हो चुकी थी, लेकिन कुछ देशों में जो बची थी तो आखिरी 1921 तक यानी 20वीं शताब्दी के शुरुआत में दास प्रथा कानूनन पूरे दुनिया से खत्म हुई। भारत में 1846 में दास प्रथा खत्म की गई। ये जो अमानवीय दास प्रथा है और युद्ध के कारण सारे दुनिया में वर्ण संकर हुआ। युद्ध के कारण भी वर्ण संकर हुआ, क्योंकि युद्ध में बलात्कार करना एक आम बात थी। पराजित लोगों की स्त्रियों पर बलात्कार करना, उनमें से जो स्त्रियां पसंद आई उनको उठा ले जाना, खुद के घर में रखना या फिर उनको बेच देना या फिर बलात्कार कर कर छोड़ देना, इस कारण भी वर्ण संकर हुआ। और दास प्रथा के कारण भी बड़े पैमाने पर वर्ण संकर हुआ। इसलिए शुद्ध रक्त प्रजाति नाम की कोई चीज दुनिया में कहीं बची नहीं, क्योंकि वर्ण संकर इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि ये रक्त शुद्ध है इस प्रजाति का, ऐसा कहना इसकी कोई गुंजाइश पूरे दुनिया में बची नहीं। 18वीं शताब्दी में दास प्रथा के विरोध में विद्रोह हुए, लेकिन 2000 साल पहले भी विद्रोह हुआ था रोमन साम्राज्य में। स्पार्टाकस के नेतृत्व में ये विद्रोह हुआ था। भारत में भी गुलामी प्रथा थी। मुस्लिमों ने भारत में दोबारा इस गुलामी प्रथा को बड़े पैमाने पर एस्टेब्लिश किया। यानी जब भारत में आज जैसी जाति व्यवस्था थी नहीं, तब भी गुलामी प्रथा थी। इसी ढंग से युद्ध कैदियों को गुलाम बनाया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इस गुलामी प्रथा के अस्तित्व भारत से मिटते गए। वे क्यों मिटते गए इसके बारे में हम सोचेंगे। लेकिन मुस्लिम आक्रमणों के बाद ये गुलामी प्रथा को फिर से दोबारा भारत में एस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि वहां वो प्रथा थी, वो प्रथा लेकर यहां पर आए।
यूरोपियन लोगों ने भारतीयों को गुलाम बनाकर पूरे दुनिया भर में भेजा। हालांकि उनको कॉन्ट्रैक्ट के नाम पर बेचा जाता था, लेकिन उनकी अवस्था गुलाम जैसी थी। जब से ब्रिटिश राज भारत में शुरू हुआ, तब से गुलाम कर कर इन लोगों को भारत के बाहर नहीं भेजा जाता था, उनसे कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था। ये कॉन्ट्रैक्ट किए हुए मजदूर बाहर बेचे जाते थे। कई बार उनको भगा कर लाया जाता था। माँ बाप को भी पता नहीं चलता था कि अपने बेटे कहाँ कर गए, बेटी कहाँ पर गई। उनको जहाज़ों में लाद लाद कर अलग अलग देशों में भेजा जाता था, जहाँ वो गन्ने के खेतों में काम करते, रबर के खेतों में काम करते, तंबाकू के खेतों में काम करते। और उनकी स्थिति बंधुआ मजदूरों जैसी थी। वो भाग नहीं सकते थे। जिस मालिक को उनको बेचा गया है वहाँ से भागना असंभव था। वैसे भी कुछ कानून थे, यानी ये गुलाम नहीं माने जाते थे, लेकिन इनकी अवस्था करीबन गुलाम जैसे थी। जो बीच में भारत में गुलामी हमें मिलती नहीं है, करीबन 2-3 हजार साल शायद बीच में थी नहीं, या फिर कम से कम 1000 साल नहीं थी, वो मुस्लिमों के कारण और बाद में यूरोपियनों के कारण फिर से भारतीय लोगों को गुलाम बनाना और बेचना शुरू हुआ। भारत में स्वतंत्र गुलामी प्रथा की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ की जो जाति व्यवस्था थी उसमें शूद्र जिस ढंग से अपने जीवन में जीवन भर काम करते थे, जीते थे, उनकी अवस्था गुलामों जैसी ही थी। अब इसमें अलग अलग मतांतर हो सकते हैं, क्योंकि भारत की जो गांव व्यवस्था थी वो पूरी तरह से स्वतंत्र थी। एक स्वतंत्र यूनिट कर कर गांव काम करता था। ये गांव का यूनिट इतना स्वतंत्र था, या फिर आसपास के 2-3 गांव मिलकर ये यूनिट इतना स्वतंत्र हो जाता था कि उसको नमक के अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती। सभी चीजें गांव में ही पैदा होती, गांव में ही निर्माण होने के कारण उसे और किसी व्यापार के लिए दूसरे किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना था। हर चीज गांव में बनती थी। केवल समुद्र दूरी पर है तो नमक का प्रॉब्लम होता था, नमक के लिए व्यापार की आवश्यकता पड़ती थी। ये जो स्वतंत्र गांव की व्यवस्था थी, इसमें 12 बलूतेदार यानी 12 प्रकार के कारागिर और किसान, ये मिलकर ये पूरी व्यवस्था चलती थी। गांव में मजदूरी वगैरह वगैरह ये प्रकार नहीं होता था। गांव का जो बढ़ई है वो किसान का काम करता था। अगर गांव में एक से ज्यादा बढ़ई है तो हर एक के किसान तय थे कि किसके कौन से किसान का ये बढ़ई काम करेगा। जो भी खेती के लिए आवश्यक काम है, उसके घर के लिए आवश्यक काम है, ये बढ़ई करेगा। और साल भर का अनाज, उसके साथ में सब्जियां, जो भी आवश्यक चीजें होगी, जो उपज होती खेत में, उसका हिस्सा मिलेगा। उसके काम का और हिस्से का कोई संबंध नहीं था। एक आधे साल काम कम हुआ तो भी हिस्सा उतना ही मिलता। एक आधे साल किसी कारणवश काम ज्यादा किया गया तो भी हिस्सा उतना ही मिलता। बात अलग है अगर वो किसान ज्यादा खुश हो जाए और कुछ एडिशनल दे दे तो, लेकिन उसका हिस्सा अधिकृत तरीके से उतना ही होता था। इस कारण ये व्यवस्था में परस्पर रिलेशन था, एक दूसरे पर डिपेंडेंस था। कभी भी ये किसान अपने बढ़ई को बदलता नहीं था, अपने लोहार को बदलता नहीं था, अपने धोबी को बदलता नहीं था। जो भी गांव की व्यवस्था में ये 12 बलूतेदार है, उनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता था। और ये भी अपने जो किसान हैं जिनका ये काम करता है उसमें बदलाव नहीं करता था। इस ढंग का ये रिलेशन था। इसलिए इसको गुलामी प्रथा कहना नहीं कहना, इसके बारे में काफी लोगों का मतांतर है। यहां पर व्यवहार नहीं होता था, क्रय विक्रय नहीं होता था, लेकिन एक दूसरे के साथ में इस ढंग का कॉन्ट्रैक्ट था कि एक दूसरे की जिम्मेदारी उठाई जाती थी। जैसे अकाल पड़ा तो अकाल पड़ने के बाद में केवल किसान अपना पेट नहीं भरता था, तो पूरे गांव का पेट भरने की जिम्मेदारी लेता था। वो मानता था कि ये इन पर जो मेरे पास जमा अनाज है, जो मैंने जमीन में गाड़ कर रखा है, इस अनाज पर केवल मेरा हक नहीं है, तो ये गांव के बाकी लोगों का, बाकी के 12 बलूतेदारों का भी हक है।
और पूरे गांव की जिम्मेदारी वो उठाता था। इसलिए ये व्यवस्था को गुलामी व्यवस्था कहना जरा कठिन है, लेकिन ये व्यवस्था होने के कारण अलग से गुलाम पकड़ना, उनको रखना, उनसे खेतों में काम करवा लेना, ये जो पूरे यूरोप में चलता रहा, अमेरिका में चलता रहा, ऑस्ट्रेलिया में चलता रहा, उस ढंग की व्यवस्था भारत में थी नहीं। यानी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में आधुनिक जमाने में 16वीं शताब्दी के बाद में हुआ, लेकिन भारत में ये जो 1-2 हज़ार सालों तक व्यवस्था चलती रही, जब जातिगत व्यवस्था आज के जैसे निर्माण नहीं हुई थी या फिर हो रही थी, उस दरमियान ये व्यवस्था भारत में थी। अब मित्रों, हमारे सामने ये सवाल है कि भारत में आज जैसे जाति व्यवस्था है वैसे कब निर्माण हुई और कैसे निर्माण हुई। इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास अनेक लोगों ने किया है और ये समझने के लिए ही हम कुछ बातें बहुत गहराई से जानना चाहते हैं। जो भी जाति व्यवस्था का विचार करता है, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने इस पर एक स्वतंत्र किताब लिखी है, उसको मैं स्वतंत्र रूप से लूंगा। यहां पर मैं सावरकर जी ने किस ढंग से ये जाति व्यवस्था निर्माण हुई होगी ये कहा है, ये आपके सामने रख रहा हूं। भारत में जाति व्यवस्था बहुत पक्की है। आज भी बेटी बंदी है बड़ी पैमाने पर। एक जात की लड़की दूसरे जात के लड़के के साथ में शादी नहीं कर सकती है। अंतर जातीय विवाह होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं। अभी आधुनिक जगत में काफी संख्या बढ़ी है, हम ऐसा कहते हैं, लेकिन इनका प्रमाण अभी भी 2-4% से ज्यादा नहीं है। अभी भी इतने आधुनिक बने इसके बावजूद इसका प्रतिशत 2 से 4% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अभी भी 96% लोग अपने ही जाति में शादी करते हैं। प्रेम संबंध अगर अंतर जातीय हो तो क्या परिणाम होते हैं, ये हम हमारे समाज में देखते हैं। काफी विरोध होता है। ये विरोध इतना कड़ा होता है कि कई बार 2 प्रेमी जोड़े एक दूसरे के साथ में जी नहीं पाते। समझो ये 2 प्रेमी जोड़ों ने विद्रोह किया, शादी की, तो हो सकता है कि माँ बाप उनके साथ में रिलेशन तोड़ दे। कुछ बाद में फिर से प्रेम के खातिर रिलेशन जोड़ भी लेते हैं। कुछ माँ बाप जिंदगी भर रिलेशन खत्म कर देते हैं, कभी अपने लड़की के साथ में बात नहीं करते हैं। लेकिन कई बार ऑनर किलिंग भी होता है। यानी ये विरोध केवल विरोध तक सीमित नहीं रहता है, तो जिंदगी खत्म करने तक ये पहुंचता है। ये हमारी आज की स्थिति है। ये जाति व्यवस्था को इस ढंग से बनाए रखने के पीछे हमारी मान्यता क्या है? हर जाति व्यवस्था का समर्थक है, वो मानता है, मन से मानता है, तहे दिल से मानता है कि हमारे जाति का रक्त शुद्ध है, उसमें कोई रक्त संकर नहीं हुआ है, हम शुद्ध जाति के हैं। क्या ये सही? ये रक्त शुद्धि बरकरार है? इस सवाल का जवाब हम ढूंढ रहे हैं। ये जो जातीय व्यवस्था को पकड़ कर रखने का हमारा अहम है, ये अहम इस आधार पर खड़ा है कि हमारी जाति का रक्त शुद्ध है, उसमें कोई गड़बड़ियां पैदा नहीं हुई, हम खानदानी हैं, हम ऊंचे दर्जे के हैं, क्योंकि हमारे जाति का, हमारे खास कर खानदान का रक्त शुद्ध है, उसमें बिल्कुल रक्त संकर नहीं हुआ है। क्या यह सही है? और इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे ढंग से विदा सावरकर देते हैं। विदा सावरकर जाति के खिलाफ थे, ये मैं कहने की आवश्यकता नहीं है। इतने अभी 11 पार्ट्स आपके सामने हो चुके हैं, आप सब जानते हो। विदा सावरकर जी ने एक आर्टिकल लिखा है, निबंध लिखा है, जाति संकर के अस्तित्व का साक्षीदार स्वयमेव स्मृति।
जाति संकर के अस्तित्व का साक्षीदार स्वयमेव स्मृति। अभी तो उनकी भाषा हम सब लोग समझने लग गए हैं। श्रुति यानी वेद, सारे वेदों को श्रुति कहा जाता है। स्मृति, स्मृति यानी मनुस्मृति से लेकर बाकी स्मृतियां। ये निबंध में उन्होंने क्या कहा है? ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भिन्न जातियां परस्पर संकर से अलिप्त है, एकदम अलिप्त है, क्योंकि वे वैसी रहे ऐसा प्रबंध शताब्दियों से किया गया है। मैं फिर से ये वाक्य रिपीट कर रहा हूं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि भिन्न जातियां परस्पर संकर से एकदम अलिप्त है, क्योंकि वे वैसी रहे ऐसा प्रबंध शताब्दियों से किया गया है। ऐसा मानने वालों की कुछ धारणाएं हैं। ऐसे मानने वाले बहुत से लोग हमारे समाज में हैं, जिनको ऐसा लगता है कि हमारी जाति बिल्कुल शुद्ध है और शताब्दियों से प्रथम प्रबंध करने के कारण ये रक्त शुद्धि कायम रही है। अब उसके लिए वो क्या कहते हैं सुनिए। ऐसे लोगों को ऐसा लगता है, उनकी ऐसी धारणा है कि एक शुभ पुरातन मुहूर्त पर विराट पुरुष यानी यहां ब्रह्मा, एक शुभ पुरातन मुहूर्त पर यानी बहुत पुराना मुहूर्त, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मणों की पूरी जाति अकस्मात तप से नीचे गिरकर खड़ी हो गई। क्योंकि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से निर्माण हुए, ऋग्वेद में कहा है, मनुस्मृति में भी कहा गया, गीता में भी कहा है। तो ये लोग ऐसा मानते हैं, जिनका ऐसा विश्वास है कि रक्त शुद्धि कायम है, कि एक शुभ मुहूर्त पर, पुराना कोई तो भी मुहूर्त, ब्रह्मा के मुख से तप से ब्राह्मण गिरे और खट से खड़े हो गए। अब ये अकस्मात होना है क्या? ऐसा हुआ क्या? मुख से ब्राह्मण गिरे और खड़े हो गए और हो गई जाति ब्राह्मण जाति। और छापा डालने के समय पेड़ों झुरमुटों में छिपे हुए सैनिक जैसे एकदम प्रकट होते हैं, वैसे ही ब्रह्मा के विराट भुजाओं में से, ब्रह्मा के विराट भुजाओं के रोम रोम से शस्त्रास्त्र सज्जित क्षत्रिय छलांगे लगा लगा कर बाहर आने लग गए। यानी जैसे सैनिक छिपकर बैठते हैं और एकदम से झाड़ी झुरमुट से बाहर आकर हल्ला करते हैं, उस ढंग से शस्त्रास्त्र सज्ज क्षत्रिय ये ब्रह्मा के भुजाओं में से, उसके रोम रोम में से छलांगे लगा लगा कर बाहर आए, ऐसा ये लोग मानते हैं। साथ ही इन चार वर्णों का रक्त बीज एकदम शुद्ध और संकर रहित बने रहने से, जैसे ब्राह्मण के लड़के में ब्राह्मण के गुण ही रहते हैं, वैसे ही क्षत्रियों के और क्षुद्रों के लड़कों में उनके ही गुण रहते हैं, ऐसे ये लोग मानते हैं। यानी इसमें तीन बातें कही उन्होंने कि एक दिन अचानक मुहूर्त में मुंह से अचानक ब्राह्मण टपके, भुजाओं से शस्त्र सज्जित यानी तीर कामठा बाण वगैरह लेकर सब क्षत्रिय भुजाओं में से, उसके भुजाओं के एक एक हिस्से से फटाफट क्षत्रिय पैदा हो गए। और ये लोग मानते हैं कि ब्राह्मण के लड़के में सभी ब्राह्मण के गुण आते हैं, क्षत्रिय के लड़के में क्षत्रिय के गुण आते हैं, वैश्य के लड़के में वैश्य के गुण आते हैं, शूद्र के लड़के में शूद्र के गुण आते हैं। इन चीजों पर इनका विश्वास है। जो ऐसा मानते हैं कि ये भिन्न जातियां हजारों सालों से रक्त शुद्धि कायम रख पाई है, उन लोगों की इनकी यह धारणा कितनी गलत और काल्पनिक है, यह अपने प्राचीन ग्रंथ श्रुति स्मृति पुराणों का हर पृष्ठ सिद्ध कर सकता है। ये जो इनकी धारणा है
ये कितनी गलत है, ये हमारे सभी श्रुति यानी वेद, स्मृति यानी सभी स्मृति या मनुस्मृति से लेकर और पुराण का हर पृष्ठ बार बार सिद्ध कर सकता है। ये चार वर्णों में संकर से कभी अलिप्त नहीं थे। ये चार वर्ण जो है आपस के संकर से कभी अलिप्त नहीं थे। हमारी सैकड़ों जातियां संकर से ही निर्माण हुई है। अब उसके पीछे के वो कारण भी देते हैं। पितृ सावर्ण्य, किन किन कारणों से ये संकर हुआ। भारत में पहले परंपरा थी पितृ सावर्ण्य। पितृ सावर्ण्य इसका मतलब ऐसा होता है कि माता कोई भी हो, बच्चा जो पैदा होगा वो पिता के वर्ण का माना जाएगा। इसको कहते हैं पितृ सावर्ण्य। हमने जो सावरकर की सीरीज शुरू की उसके शुरुआत में हमने लिया था मनुस्मृति में स्त्रियों का स्थान। उसमें यह हिस्सा हमने बहुत विस्तार से लिया है। पहले शुरुआत के ही सीरीज में ये बातें हमने समझ ली है। विवाह संस्था का जब जन्म नहीं हुआ था तब उद्दालक ऋषि के संगम स्वतंत्रता का एक काल था। यानी अभी विवाह संस्था निर्माण नहीं हुई थी, तब उद्दालक ऋषि, जिसे संगम स्वतंत्रता कहते हैं, यानी कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ में संबंध रख सकता था। मन की इच्छा हो, सामने के व्यक्ति परमिशन दे तो उसके साथ में संबंध बनाए जाते थे। वो एक काल था। उस जमाने में तो खुलेआम संकर था, कोई जाति ही नहीं थी, कोई वर्ण ही नहीं था। विवाह संस्था ही ठीक ढंग से बनने की थी, और वर्ण था भी तो कोई किसी के साथ में विवाह करे इसके कोई बंधन नहीं थे। विवाह था ही नहीं, इसलिए कोई किसी के साथ में संबंध रख सकता था। यानी मानव जाति के शुरुआत में ऐसी भी अवस्था है। हमारे श्रुति स्मृति पुराण का अभ्यास करते वक्त हमारे ध्यान में आता है कि जब जाति यानी शादी की व्यवस्था हमारे समाज में नहीं थी। पुराण कथा के अनुसार जब श्वेत केतु ने विवाह संस्था स्थापित की, श्वेत केतु को ये कहा जाता है कि श्वेत केतु ने सही माने में विवाह संस्था एस्टैब्लिश की, स्थापित की। उसके बाद के काल में भी ब्राह्मण सभी जातियों के स्त्रियों से विवाह करते थे। हमने मनुस्मृति में देखा है कि एक ब्राह्मण को हर वर्ण के साथ में विवाह करने का अधिकार था। ब्राह्मण क्षत्रिय स्त्री के साथ में विवाह कर सकता था, ब्राह्मण स्त्री के साथ में कर सकता था, वैश्य स्त्री के साथ में कर सकता था, शूद्र स्त्री के साथ में करता था, और उनकी सभी की संतानें ब्राह्मण मानी जाती थी। अभी जिस ब्राह्मण ने शूद्र से शादी की है, शूद्र स्त्री से लड़का उत्पन्न हुआ, वो लड़का ब्राह्मण माना जाता है। दूसरा ब्राह्मण अपनी ब्राह्मण स्त्री से उत्पन्न हुई लड़की उसको देते थे, क्योंकि उसमें कोई भेद किया नहीं जाता था। क्योंकि ये भिन्न जात होने के बावजूद वो ब्राह्मण कन्याओं से विवाह करते थे। सैकड़ों वर्ष ये पितृ सावर्ण्य प्रथा शास्त्र सम्मत रूप में हमारे भारत में विद्यमान थी। सैकड़ों वर्ष ये परंपरा चल रही थी। हर क्षत्रिय 3 वर्णों की स्त्रियों के साथ में शादी कर सकता था, हर वैश्य 2 वर्णों के साथ में शादी कर सकता था पितृ सावर्ण्य पद्धति में, क्योंकि इसमें प्रतिलोम पर बंधन था, अनुलोम पर बंधन नहीं था। निचले वर्ण के साथ में शादी की जा सकती थी, और पिता का जो वर्ण होगा वही वर्ण उन बच्चों का, स्त्री का यानी लड़की का और लड़के का माना जाता था। सारांश, ब्राह्मणों में तीनों वर्णों का रक्त पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होता आ रहा है। यानी उसमें शूद्र माए से बच्चे पैदा हुए हैं, वैश्य माए से बच्चे पैदा हुए हैं, क्षत्रिय माओं से बच्चे पैदा हुए हैं, लेकिन सभी बच्चे ब्राह्मण माने जाते हैं।
ये पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहा है। क्षत्रिय और वैश्यों में भी यही पितृसावर्ण्य प्रथा थी, इसलिए इसलिए उनमें भी सभी वर्णों का रक्त संचरित हुआ है। ब्राह्मण की मां शूद्र, मौसी वैश्य और चाची क्षत्रिय होना सामान्य बात थी। यानी एक ही ब्राह्मण की मां शूद्र रहेगी, उसकी सगी बहन मौसी वैश्य रहेगी और चाची क्षत्रिय रहेगी, ये संभव था। ममेरा भाई क्षत्रिय तो मौसेरा भाई शूद्र हो सकता था, क्योंकि एक मौसी शूद्र से ब्याही गई तो वो शूद्र हो सकता था। बेटी बंदी जहां इतनी खुली थी, वहां रोटी बंदी की कोई बात तो एकदम गौण है। सावरकर एक बात हमारे ध्यान में लाकर देते हैं कि आज की अवस्था में थोड़ी रोटी बंदी ढीली हुई, लेकिन 50-100 साल पहले रोटी बंदी 100 साल पहले बहुत पक्की थी। एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के साथ में खाना नहीं खाते थे। 1936, 35, 37 में जब ऐसे एकत्र भोज आयोजित किए जाते थे तो एक जाति के लोग दूसरे जाति के लोगों के साथ में बैठने के लिए तैयार नहीं होते थे। यानी आज से 80 साल पहले ये अवस्था भारत में थी। महाराज जैसे प्रगत प्रांत में थे, बाकी भारत की अवस्था मत पूछो। उस जमाने में बेटी बंदी नहीं थी तो रोटी बंदी भी होना संभव नहीं था। यानी इस ढंग की जाति व्यवस्था और छुआछूत उस जमाने में नहीं थी। फिर चालू हुई मातृसावर्ण्य पद्धति प्रथा। मातृसावर्ण्य प्रथा इसका मतलब ऐसा कि पिता कोई भी वर्ण का हो, माता जिस वर्ण की होगी उसी का वर्ण बच्चों का वर्ण माना जाएगा। इसको कहते हैं मातृसावर्ण्य प्रथा। आगे जब मातृसावर्ण्य प्रथा चालू हुई तो माता की जाति ही संतान की जाति माने जाने लगी। पितृसावर्ण के कारण ब्राह्मणों में तीनों वर्णों का रक्त संक्रमित हुआ, तो मातृसावर्ण के कारण ब्राह्मणों का रक्त भी तीनों वर्णों में और तीनों से फिर परस्पर में संक्रमित हुए। यानी इसमें भी संक्रमण हुआ, क्योंकि एक ब्राह्मण अगर ब्राह्मण स्त्री से शादी करे तो उसके बच्चे ब्राह्मण कहलाएंगे। क्षत्रिय स्त्री से शादी करे तो ब्राह्मण से बच्चे पैदा हुए लेकिन वो क्षत्रिय कहलाएंगे। ब्राह्मण अगर वैश्य स्त्री से शादी करे तो उसके बच्चे वैश्य माने जाएंगे। शूद्र स्त्री से शादी करे तो ब्राह्मण के बच्चे होने के बावजूद वो शूद्र माने जाएंगे। तो रक्त संकर तो हुआ ही। मातृसावर्ण्य के कारण एक ही ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हो सकते थे। तो ये मातृसावर्ण्य और पितृसावर्ण्य प्रथा के कारण इस ढंग से बड़े पैमाने पे वर्ण संकर भारत में हुआ। फिर है अनुलोम और प्रतिलोम विवाह पद्धति। अनुलोम का मतलब होता है कि ऊंचे वर्ण का पुरुष नीचे वर्ण के स्त्री के साथ में शादी कर सकता है, लेकिन अगर नीचे वर्ण का पुरुष ऊंचे वर्ण के स्त्री के साथ में शादी करेगा तो उसको प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। जैसे ब्राह्मण कन्या है और क्षत्रिय पुरुष है तो ये अनुलोम विवाह हुआ। ब्राह्मण कन्या है और शूद्र पुरुष है तो ये प्रतिलोम विवाह हुआ। ये दोनों विवाह प्रतिलोम हुए। अनुलोम यानी नीचे, पुरुष ऊपर, स्त्री निचले वर्णों के, और प्रतिलोम यानी स्त्री ऊंचे वर्ण के और नीचे वर्ण का पुरुष हो तो इसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो ये प्रतिलोम विवाह जब भारत में मनाई थी मनुस्मृति के कारण, मनुस्मृति के आधार पर, लेकिन विवाह होते थे क्योंकि मनुस्मृति में इसके उल्लेख है। एक ब्राह्मण कन्या अगर किसी शूद्र पुरुष के साथ में संबंध बनाती है और उससे बच्चे पैदा होते हैं तो उनको चांडाल कहा जाता है।
यह प्रथाएं कब आई बताना कठिन है। सावरकर जी कहते हैं कि यह प्रथाएं कब आई यह बताना कठिन है, लेकिन इनके कारण चातुर्वर्ण के मध्य हुए संकर से अनेक उपजातियां बनी, यह सत्य है। जैसे कि प्रतिलोम विवाह से चांडाल पैदा होता है, वो चांडाल के साथ में और किसी की शादी हो गई तो चांडाल चांडाल पैदा होगा, और अलग अलग जातियां पैदा होगी। हमारी सारी जातियों की नस नस में एक दूसरे का रक्त प्रवाहित हो रहा है, यह तथ्य कोई भी नकार नहीं सकता है। सावरकर जी ये बात बार बार हमारे ध्यान में लाकर देते हैं कि ये चारों प्रथाओं के कारण वर्ण व्यवस्था थी, फिर भी सभी जातियों में एक दूसरे का रक्त नस नस में बह रहा है। पितृसावर्ण्य, मातृसावर्ण्य, अनुलोम, प्रतिलोम, इन चार प्रथाओं को श्रुति, स्मृति, पुराणोक्त ऐसी शुद्ध सनातनी मुद्राओं की मान्यता प्राप्त थी। ये जो चारों प्रथाएं हैं, ये श्रुति, स्मृति, पुराण मान्यता प्राप्त थी। उसी के मान्यता के आधार पर ये रक्त संकर इस देश में बड़े पैमाने पर उस जमाने में हुआ है। इन प्रथाओं से यह सिद्ध होता है कि संकर के कारण बनी 400 जातियों में निसंकीर्ण यानी शुद्ध अनुवंश कहीं रहा ही नहीं है। ये जातियां ही संकर के कारण निर्माण हुई है, तो शुद्ध रक्त वाली कोई जाति बच ही नहीं सकती है। और यह सब शास्त्रीय विवाह और संगम द्वारा ही हुआ है, यानी शास्त्र सम्मत विवाह संस्था द्वारा ही यह हुआ है। पीढ़ियों से होते आए ये वर्ण संकर से हमें एक दूसरे के गुण अवगुण भी संकीर्ण हुए हैं। यहां पर यह माना जाता है कि शायद गुण अवगुण भी रक्त के द्वारा संक्रमित होते हैं। अगर ये सत्य भी है तो सभी एक दूसरे से संक्रमित हुए हैं, तो सभी के गुण एक दूसरे में घुस चुके हैं। इसलिए वो पुराण के कुछ उदाहरण देते हैं। उन्होंने कई उदाहरण दिए, वो हम देखेंगे। उसमें से एक पांडव कुल का उदाहरण वो देते हैं, वो अभी देखते हैं। प्रत्यक्ष सम्राट भरत, पांडव कुल ये भरत से निर्माण हुआ। प्रत्यक्ष सम्राट भरत का यह कुल कोई अमंगल या हीन कुल नहीं था। पांडव कुल ये बहुत ही अच्छा कुल माना जाता है, प्रतिष्ठित कुल माना जाता है। तो इनमें क्या क्या हुआ? गंगा, जिसकी जात किसी को मालूम नहीं, शांतनु राजा ने गंगा से विवाह किया, और ये जात का पता न हो वाले गंगा से जो पुत्र निर्माण हुआ, जिसका नाम भीष्म है, उसको अभिषेक कर कर क्षत्रिय घोषित किया गया। फिर शांतनु ने मछुआरे की कन्या सत्यवती, अभी मछुआरे निचले जाति के माने जाते हैं, शूद्र माने जाते हैं, मछुआरे की कन्या सत्यवती से विवाह किया। सत्यवती से चित्रांगद और विचित्र वीर्य 2 बच्चे पैदा हुए। ये दोनों सम्राट बने और भारतीय ब्राह्मणों के शास्त्रोक्त सम्राट बने। ब्राह्मणों ने भी इन्हें सम्राट कर कर मान्यता दी। यानी क्षत्रिय ने एक मछुआरे की कन्या से शादी की, उनसे बच्चे पैदा किए और उन बच्चों को क्षत्रिय सम्राट माना गया। दोनों ने अंबिका और अंबालिका, इन बहनों से शादियां की। अंबा और अंबालिका दोनों क्षत्रिय कन्याएं थी और ये दोनों निसंतान मर गए, उनको बच्चे नहीं हुए। तो ये अंबिका और अंबालिका, ये 2 जो रानियां थी, उनको सत्यवती उनकी सास, मछुआरे की कन्या, ये सत्यवती ने दोनों अपने बहुओं को कहा कि बच्चे पैदा करें। अब पति तो है नहीं, तो बच्चे किनसे पैदा किए गए? वेद व्यास से पैदा किए गए। वेद व्यास को बुलाया गया
और जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वेद व्यास ने मंत्र बोले और दोनों दोनों अंबालिका और अंबिका को बच्चे पैदा हुए मंत्र से, ऐसा नहीं हुआ है। दोनों से स्त्री पुरुष संबंध के जरिए जैसे बच्चे पैदा होते हैं उसी ढंग से बच्चे पैदा हो गए। इसी को नियोग परंपरा कहते हैं, जो हमारे जमाने में भारत में खुलेआम चलती थी। वेदव्यास कौन थे? वेदव्यास एक अस्पृश्य श्वपाक नाम का अस्पृश्य, उसका पुत्र पाराशर। पाराशर ऋषि एक अस्पृश्य श्वपाक के पुत्र थे। इस पाराशर का पुत्र व्यास था, यानी इस अस्पृश्य का पुत्र, उसका पुत्र वेदव्यास, जिन्होंने महाभारत लिखा। उन वेदव्यास ने बच्चों को पैदा किया। पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु, और एक दासी भेजी गई थी, उस दासी से विदुर का जन्म हुआ। ये तीनों पुत्र किसके थे? व्यास के थे, वेद व्यास महर्षि के थे। ये खुद वेद व्यास महर्षि ने लिख कर रखा है। पांडु की अनुज्ञा से, क्योंकि पांडु को भी पुत्र नहीं हो रहे थे, तो पांडु की अनुज्ञा से, उसके पीछे कारण कहे गए हैं। पांडु को पुत्र क्यों नहीं हो रहे थे? अभी कई पुरुषों को पुत्र नहीं होते हैं। वहाँ कारण बताया गया कि उन्होंने कुछ प्रण किया था, इसलिए वो कुंती के साथ में और माद्री के साथ में संबंध नहीं रखते थे, वगैरह वगैरह वगैरह। उसमें कोई तथ्य हो न हो, लेकिन पांडु की अनुज्ञा से दोनों रानियों ने, कुंती और माद्री ने, यहां पर सावरकर जी ने जो वाक्य रचना की है वो जैसे के वैसी आपको सुना रहा हूं। पांडु की अनुज्ञा से उसकी दोनों रानियों ने, कुंती और माद्री ने, किन्हीं अज्ञात 5 पुरुषों से 5 पांडवों को जन्म दिया। वीदा सावरकर कहते हैं कि किन्हीं अज्ञात 5 पुरुषों से 5 पांडवों को जन्म दिया। कुंती देवी ने कुमारी अवस्था में ही सूत पुत्र कर्ण को जन्म दिया था। यानी ये जो कहा जाता है कि दुर्वास ऋषि की सेवा करने के बाद में दुर्वास ऋषि ने प्रसन्न होकर कुंती को वर दिया था कि तू जब भी बोलेगी, तब तेरे सामने मंत्र बोलेगी, तब तेरे सामने वो देवता खड़े होंगे और उन देवता से तुझे पुत्र होगा। ये जो कहानी हमें बार बार सुनाई जाती है, सावरकर हिंदुत्ववादी कहलाने वाले, हिंदुत्व शब्द को प्रतिष्ठा प्राप्त देने वाले सावरकर कहते हैं कुंती और माद्री ने किन्हीं अज्ञात 5 पुरुषों से 5 पांडवों को जन्म दिया। कुंती देवी ने कुमारी अवस्था में ही सूत पुत्र कर्ण को जन्म दिया। इतना साइंटिफिक और बोल्ड विधान सावरकर 1935 में करते हैं। केवल करते नहीं है, आर्टिकल लिखते हैं। यह आर्टिकल प्रसिद्ध होता है 1935-36 में प्रसिद्ध होता है। भीम ने राक्षस जाति की हिडिंबा से विवाह किया। श्री कृष्ण ने जाम्बुवती और कुब्जा से विवाह किया था। जाम्बुवती और कुब्जा दोनों निचली जाति की थी। अर्जुन ने नाग कन्या से गांधर्व विवाह किया, परंतु उनमें से कोई जातिच्युत नहीं हुआ। ये भी वो हमारे ध्यान में लाकर देते हैं। यानी ये केवल मनुस्मृति में जो शादी के प्रति आदेश दिए गए हैं उसके आधार पर ये केवल बातें नहीं है। तो पांडव जैसा एक बहुत ही ख्यातनाम कुल है, भरत राजा का कुल है, उसमें कैसे कैसे वर्ण संकर हुआ। सत्यवती जैसे एक मछुआरी कन्या से राजा के पुत्र पैदा हुए, उनमें से भी बाद में वेदव्यास से बाकी के सब हीरोज तैयार हुए, पुत्र पैदा हुए। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर पैदा हुए।
ये खुद वेदव्यास ऋषि मुनि कौन थे? तो पाराशर के पुत्र थे। पाराशर कौन था? तो एक अछूत श्वपाक का पुत्र था। यानी उस जमाने में जाति व्यवस्था में इन सब चीजों का इतना महत्व नहीं था। ये सभी वर्ण संकर तब होते आए हैं। इसके प्रमाण वो हमारे सामने रखते हैं। फिर इसमें से जाति व्यवस्था कैसे निर्माण हुई आज की? अगर इतना खुलेआम वर्ण संकर चलता था, उसको प्रतिष्ठा भी थी, तो फिर ये आज की कड़ी जाति व्यवस्था कि जिसमें अगर दो जातियों के लड़के लड़की एक दूसरे के साथ में प्रेम करे और वो प्रेम से रहना चाहे तो लोग उन्हें मार डालते हैं, ऑनर किलिंग तक पहुंचते हैं। ये जाति व्यवस्था कब और कैसे निर्माण हुई, ये आगे हम अगले प्रोग्राम में देखेंगे। शाम मानव चैनल को आपका समर्थन देने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।